हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक कैपेसिटेंस निकालना जब वेरिएबल पैरामीटर्स हो। वेरिएबल पैरामीटर इन द सेंस कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच में जो फिल होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, किस तरीके के ऐसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन पर हम लोग बात करेंगे। तो बेटा क्या होगा, हमने मान लिया कि कोई ये जो कैपेसिटर है इसका एरिया लेट से ए है। ठीक है, इसकी प्लेट के बीच का जो एरिया है वो ए है। लेट area of the capacitor plate is A प्लेट के बीच का एरिया बच्चे क्या है, A है। ठीक है, और ये जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कितनी बच्चे, D है। और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो A प्लस बी एक्स है। क्या है बच्चे, A प्लस बी एक्स, where x is the distance from one plate to the another। ठीक है, where x is the distance from one plate to another। अब एक चीज इसमें देखो बच्चे कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इधर से इधर तक चेंज हो रहा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर यहां से यहां तक लगातार चेंज हो रहा है तो फिर इधर एक जो कैपेसिटर मैं लूंगा, एक छोटी सी थिकनेस का कोई कैपेसिटर ले लिया dx का, जो इससे x डिस्टेंस पर, एक ये कैपेसिटर हो गया। ऐसे मान लिया कि एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, जिनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, dx, और x डिस्टेंस पर ये कैपेसिटर है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा बेटा वो पहले हम लोग लिखेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे कैपेसिटर है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनमें क्या चीज डिवाइड हो रही है बच्चे, लगातार डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। और अगर कैपेसिटर में डिस्टेंस ऐसे डिवाइड हो रही है तो क्या मान करके चलेंगे हम लोग, भाई देखो एरिया अगर डिवाइड होता, मान लो एरिया डिवाइड होता तब क्या होता है, ये चीज एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर, पांच कैपेसिटर, छह कैपेसिटर, एरिया डिवाइड हो रहा है। एरिया अगर डिवाइड हो रहा होता तो हम लोग मानते कि पैरेलल कैपेसिटर है, क्योंकि एक ये बना, उसके साथ पैरेलली दूसरा कनेक्टेड, उसके साथ तीसरा कनेक्टेड है। लेकिन अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज। हमेशा ध्यान रखना, अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अब केवल इस एक, अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सभी का निकालना। पहले तो मैं इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट देख लेता हूं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है बच्चे, क्या होना चाहिए, मैंने मान लिया इसका कैपेसिटेंस है डीसी, और डीसी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर के एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया तो ए है भाई पूरे का, अपॉन प्लेट के बीच की डिस्टेंस दैट इज डीएक्स। ये बन गया। अब एक चीज बच्चे ध्यान दो, भाई मुझे एक का थोड़े निकालना, पूरे का निकालना। तो पूरे का निकालना क्या करना पड़ेगा, सम। लेकिन सम कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में सम करने का तरीका है बेटा 1/dc। क्या करते हैं, 1/dc। और 1/dc इक्वल टू 1/dc 1 प्लस dc 2 प्लस dc 3, ऐसे तो करते हैं सीरीज में, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ऐसे मैंने लिख दिया 1/dc इक्वल टू 1/dc1 प्लस 1/dc2 प्लस 1/dc3, ऐसे करते जा रहे हैं। इन्हें इंटीग्रेट कर दें, कर दिया भाई। बस समेशन का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो 1/dc का इंटीग्रेशन बेटा क्या लिखेंगे, dx, ये ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट इनटू a। dc का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, dc का इंटीग्रेशन हो गया 1/c। dx की जगह क्या लिखोगे, dx तो ऐसे ही रहेगा, और k की जगह लिखेंगे a प्लस बी एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ a। यही तो आ गया। सो वन, अच्छा लिमिट क्या होनी चाहिए x की, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, x इक्वल टू 0 से लेकर के ये वाली जो प्लेट है वो x इक्वल टू कहां तक है, d तक है, क्योंकि x एक प्लेट से डिस्टेंस है, ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस d होगी। तो लिमिट 0 से लेकर के अपन लोग लगा देंगे d तक। कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो 1/c इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन में a प्लस बी एक्स, लिमिट 0 से d तक। बेटा इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगेगा। तो ये देख करके चलो बेटा, dx अपॉन x मानो, और dx अपॉन x का क्या होता है, ln x होता है, तो ln x लिख देंगे।
यानी 1/c इक्वल टू 1/ε0 ए, ऐसे ही लिखा। इसकी जगह मैंने लिख दिया ln x, x की जगह क्या है बेटा a प्लस बी एक्स, एक्स की जगह, और जो x का मल्टीप्लायर होता है उसे डिवाइड कर दिया जाता है इंटीग्रेशन में, तो मैंने डिवाइड कर दिया 1/b से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर कर देते हैं। लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर के d तक। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। सो 1/c इक्वल टू 1/ε0 a इंटू बी ln अपर लिमिट यानी a प्लस बी डी माइनस लोअर लिमिट यानी ln a। सॉल्व करेंगे, सो 1/c इक्वल टू 1/ε0 a इंटू बी ln लगाएंगे बेटा प्रॉपर्टी, log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन में m, यानी a प्लस बी डी अपॉन में a। क्या बन जाएगा बच्चे, सॉरी आ जाएगा कितना बच्चे, ये वाली टर्म ऊपर पहुंचेगी, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी ε0 a इंटू बी अपॉन में ln a प्लस बी डी अपॉन में a। ये आ गया सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी क्लियर हो गई। अच्छा, बच्चा पूछे सर इस तरीके से ना डाइलेक्ट्रिक चेंज हो रहा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेट चेंज हो रहा डाइलेक्ट्रिक, तब क्या करेंगे। हाँ भाई, तब भी देख लेंगे। अगर यही सारी कहानी है, कहानी बिल्कुल यही है, सब कुछ यही है, बस इस बार में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसे चेंज हो रहा है बेटा, वो परपेंडिकुलर हो रहा है चेंज। इस बार में डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैसा चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेट, मतलब इधर से इधर। ये जो x डिस्टेंस है वो चेंज हो गई। x डिस्टेंस कहां से बच्चे, x डिस्टेंस है अपर एंड से लोअर एंड की तरफ। ठीक है, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम, वेयर x इज द डिस्टेंस, x is the distance from upper end of plate to the lower end। अपर एंड से लोअर एंड के तक की डिस्टेंस है x। तो अब क्या होगा भाई, देखो अपर से लोअर तक की डिस्टेंस है, तो अब बेटा इसमें एरिया चेंज हो रहा होगा। देखो एरिया डिवाइड हो रहा है ऐसे, एक ये एलिमेंटल कैपेसिटर हो गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, फिर और फिर और फिर और फिर और, एरिया डिवाइड हो रहा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पहले एक कैपेसिटर फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे जुड़े हुए। कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि डायरेक्ट मुझे इंटीग्रेट करना है डीसी का। तो डीसी की तो वैल्यू मैं लिख लूंगा भाई, एक्स डिस्टेंस यहां से एक्स डिस्टेंस दूर। मैंने मान लिया कि ये जो प्लेट है उसका जो एरिया है वो L इंटू बी है बेटा। कितना है, L इंटू बी, बी ना रख के मैं W लिख के दे रहा हूँ क्योंकि बी का यूज हुआ है यहाँ पर, मैं एरिया माने ले रहा हूँ L इंटू डब्ल्यू। मतलब ये जो प्लेट है बेटा वो कैसी होगी, प्लेट कुछ इस टाइप की, ये रही L और ये रहा W, ये एरिया हो गया। तो अब देखो इसमें जो कैपेसिटर है वो ऐसा ही तो है, ये है प्लेट, ये कैपेसिटर है पीछे, ये dx इसकी थिकनेस हो गई x डिस्टेंस पर। तो इसका अगर मैं एरिया लिखना चाहूंगा तो एरिया कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा सर एरिया यहाँ पर ये W और ये डिस्टेंस यहाँ वाली ये थिकनेस इसकी dx, ये एरिया हो गया। ठीक है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस इस बार में चेंज नहीं हुई, वो तो सभी में सेम होगी, इस एलिमेंटल कैपेसिटर की, अगले की, सबकी सेम होगी। तो डीसी को क्या लिख सकता हूं बच्चे, डीसी इक्वल टू होगा के एप्सिलॉन नॉट एरिया W इंटू dx अपॉन में प्लेट के बीच की डिस्टेंस d। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर होंगे तो क्या कर दोगे,
सभी का सम मतलब इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक लगानी बच्चे, 0 से लेकर के x कहां तक जा रहा है, l तक, इस l लेंथ तक जा रहा है 0 से l। dc का इंटीग्रेशन आ गया c, k की वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन नॉट w अपॉन d, ये तो कांस्टेंट हो गया। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है अपने पास में कितनी बच्चे, a प्लस bx और dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो c इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट w अपॉन डी। a प्लस बी एक्स का बेटा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो बच्चे a का कितना आएगा बेटा, a तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, dx का हो गया x प्लस b कांस्टेंट है, x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से l तक। और सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट w अपॉन में डी, अपर लिमिट x की जगह l और लोअर लिमिट x की जगह 0, यानी al प्लस bl स्क्वायर बाई 2, यही तो बना। l कॉमन ले लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l इंटू डब्ल्यू अपॉन में डी a प्लस bl बाई 2। l इंटू डब्ल्यू बेटा क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर यानी a, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में डी a प्लस bl बाई 2, ये भी क्लियर है। चलो ये भी कहानी क्लियर है। तो इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं वेरिएबल। अच्छा, अगर सर डाइलेक्ट्रिक जो है ना तो ऐसे डिस्टेंस वाइज चेंज हो ना ऐसे एरिया वाइज इसका चेंज हो, मैं तो सोच रहा हूँ सर कि ये जो है डाइलेक्ट्रिक कुछ और तरीके से, अगर ऐसे डायगोनली ऐसे चेंज हो रहा होगा तो क्या होगा। मतलब मैंने कहने का ये है कि मान लो कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेरिएबल बन जाएगा, कैपेसिटेंस उसका वेरिएबल होगा अलग अलग जगह पर। जैसे मैंने मान लो एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, मान लो ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक ये और दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। मैंने कहा कि इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से फील्ड है, ऐसे, मतलब इधर की तरफ यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चे K1 और यहां पर कितना है K2 है, और ये K1 हो गया, ये हो गया K2, ठीक है। अब क्या काम करना होगा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट ये करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। बाकी सारी चीजें पता है, प्लेट की जो विड्थ है लेट से V, लेंथ प्लेट की हो गई L और प्लेट के बीच की डिस्टेंस हो गई D, ये सारी चीजें। अब समझो बेटा K1 K2 अगर कांस्टेंट है तो भी दिक्कत ये है कि मैं यहां पर अगर कोई एक एलिमेंटल प्लेट बनाता हूं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 रहेगा, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। और आगे अगर मैं बढ़ता चला जाऊंगा तो यहां पर अलग आएगा, क्योंकि K2 लगातार बढ़ता चला जा रहा है, K1 कम होता चला जा रहा है। तो एक तरीके से ये जो कैपेसिटेंस आएगा वो तो वेरिएबल हो गया। इसे अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तब मैं क्या काम करूं, तो बच्चे दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि मैं यहां पर एक एलिमेंटल कैपेसिटर बना लेता हूं जिसकी विड्थ है dx ऐसे, और ये डिस्टेंस है लेट से x डिस्टेंस पर ये बना लिया था, ठीक है। अपने लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी। ये जो है
ये मैंने लेट कर ली, कितनी है, dx है। तो यहां पर अगर देखा जाए बच्चों, प्लान क्या है अपना, प्लान हमारा ये है कि मैं इधर एक कैपेसिटेंस निकालूं, भाई ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसको निकालूं, ये दोनों क्या डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस, तो इस पूरे का आ जाएगा कैपेसिटेंस, डिस्टेंस डिवाइड कर रहे, कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सीरीज, तो इस पूरे का आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो एरिया डिवाइड कर रहे होंगे, उनका आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उन्हें इंटीग्रेट कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। तो पहले तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैंने मान लिया जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, उसका कैपेसिटेंस है dC2, और उसकी अगर वैल्यू मैं देखूं तो ध्यान देना बच्चे, क्या होनी चाहिए वैल्यू, मैंने मान लिया ये है लेंथ y, तो dC2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका कितना होगा भाई, यहां से यहां तक ये हो गया b, और ये विड्थ कितनी हो गई dx, तो इस प्लेट का एरिया क्या आ जाएगा, b इंटू dx अपॉन में प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो ये अब इस वाले कैपेसिटर में कितनी डिस्टेंस तक कवर किया, बच्चे बोलेंगे सर ये तो y है, तो अगर ये y है तो ये वाली वैल्यू d माइनस y होगी, यानी dC1 देखें तो वो आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया वही b dx, और ये वैल्यू बन गई d माइनस y। अब ये दोनों बेटा डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा DC इक्वल टू, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, dC1 इंटू dC2 अपॉन में dC1 प्लस dC2, ये बन जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी कि मैं DC की वैल्यू देखूं तो DC इक्वल टू dC1 क्या होगा बच्चे, dC1 अगर निकालूं तो dC1 आ जाएगा अपना K1 एप्सिलॉन नॉट b इंटू dx अपॉन में d माइनस y, और इंटू dC2 की वैल्यू है K2 एप्सिलॉन नॉट b इंटू dx अपॉन में y, अपॉन करेंगे दोनों का सम कर देंगे, यानी dC1 प्लस dC2, तो dC1 आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट b dx अपॉन में y प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट b dx अपॉन में d माइनस y, सॉरी K1 यहां पर K2 के, ये टर्म बन गया। इनमें कॉमन क्या है बच्चे, अगर मैं देखूं तो इसमें कॉमन है, इस पूरे में एप्सिलॉन नॉट b dx, क्या कॉमन है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट b dx, तो एप्सिलॉन नॉट b dx मैंने यहां से कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, एक एप्सिलॉन नॉट b dx, क्या बचा, dc इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K1 एप्सिलॉन नॉट b dx अपॉन में y टाइम्स ऑफ d माइनस y होल अपॉन, ये बन जाएगा, सॉरी dc इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट b dx अपॉन में y टाइम्स ऑफ d माइनस y, और इधर आ जाएगा अपने पास में K2 अपॉन y प्लस K1 अपॉन में d माइनस y, यही तो है टर्म। एलसीएम फिर से इसका ले लेंगे बच्चे, तो dc इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट b dx अपॉन में y टाइम्स ऑफ d माइनस y अपॉन K2 टाइम्स ऑफ d माइनस y प्लस K1 टाइम्स ऑफ y अपॉन में y टाइम्स ऑफ d माइनस y, ये टर्म और ये टर्म क्या होता है, कैंसिल होता है, तो क्या आ जाएगा भाई, dc की वैल्यू आ गई
K1 K2 एप्सिलॉन नॉट V dx अपॉन में मैं बाई यहां से अगर कॉमन ले लूं तो K2D प्लस y कॉमन ले लिया K1 माइनस K2, यही तो बना, ये DC आ गया। अब क्या काम करना है, जब ये DC बन गया तो मुझे क्या काम करना है, मुझे इनका, अब देखो ये है कैसे बेटा, देखो ध्यान दो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसा एक एलिमेंटल DC, फिर एक DC, फिर एक DC, फिर एक DC, एरिया डिवाइड कर रहे हैं। और जब एरिया डिवाइड करते हैं तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल। पैरेलल है तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। कर लेते यार इंटीग्रेशन, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। चलो तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ध्यान देना बच्चे, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा, DC इक्वल टू, अभी इधर ही देख लेते हैं, DC इक्वल टू इंटीग्रेशन K1 K2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट V कांस्टेंट है, क्या बना dx अपॉन में K2D प्लस y टाइम्स ऑफ K1 माइनस K2, यही तो बना भाई, यही तो बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो सर, इंटीग्रेशन तो dx का वेरिएबल y है, तो मैं y की वैल्यू x के टर्म में लिख लूंगा। कैसे लिखना है बच्चे, देखो जरा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है d, लेंथ है यहां से यहां तक की l, ये x और ये y है, मैंने मान लिया ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो भाई, tan थीटा इक्वल टू होगा y अपॉन में x इक्वल टू d अपॉन में l। नहीं आई बात समझ में, tan थीटा क्या लिख सकते हो बेटा, y अपॉन में x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या d अपॉन में l। बात है कि ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, तो मैं यहां से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल ली, इतनी आ गई d बाई एल टाइम्स ऑफ x, ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हम उठा के रख देते हैं, यानी DC इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट V, y की वैल्यू लिखोगे dx अपॉन में K2D प्लस इसकी जगह d अपॉन में l टाइम्स ऑफ x K1 माइनस K2, ये ठीक है। अब क्या हो, अब इसमें तो d कॉमन है तो d और कॉमन ले लो बाहर, d को कॉमन ले लिया तो DC इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट V अपॉन में d कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन K2 प्लस K1 माइनस K2 अपॉन में l टाइम्स ऑफ x। भाई इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या काम करेगा, तो भाई अपॉन में x होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चे, log x, और मैंने ये बताया था जो x का मल्टीप्लायर होगा उसे डिवाइड कर दिया करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक x की लगनी बच्चे, 0 से लेकर के l तक, तो लिमिट 0 से l लगा देंगे सभी में, 0 से l तक, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखो भाई तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, DC इक्वल टू आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट V अपॉन में d, मैंने कहा जो इसका मल्टीप्लायर होगा उसे डिवाइड कर देते, तो डिवाइड करोगे यानी कि K1 माइनस K2, ये लो डिवाइड कर दिया, अपॉन में l, और इसका क्या बन जाएगा बच्चे ln x, ln x की जगह क्या है K2 प्लस K1 माइनस K2 इंटू x अपॉन में l, लिमिट 0 से लेकर के l तक, ठीक है। ये l ऊपर पहुंच जाएगा तो DC इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट V इंटू l, l इंटू B क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द प्लेट यानी A अपॉन में d टाइम्स ऑफ K1 माइनस K2, लॉग की वैल्यू अपर लिमिट यानी K2 प्लस K1 माइनस K2 अपॉन में l इंटू x की जगह l हो गया, और बाद में माइनस ln लॉग, अब x की जगह क्या लिखोगे बच्चे, 0 लिख देंगे, तो x की जगह 0 हो गया अगली बार में K2, जब x की जगह 0 तो ln K2 बचेगा। इसे और सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा भाई, DC इक्वल टू, DC नहीं बेटा इंटीग्रेशन हो चुका है,
सी बना, इंटीग्रेशन हो चुका है, सी रह गया, सॉरी ये सी होगा, तो क्या हो जाएगा ये सी इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टाइम्स ऑफ K1 माइनस K2 लॉग की बेटा। अब देखो L से तो L कैंसिल हो गया, K2 से ये K2 कैंसिल, तो ln K1 माइनस ln K2, बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन में n, तो ये क्या बन जाएगा ln m अपॉन n मतलब K1 अपॉन में K2, ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन लोग को निकालना है, तो इस केस में कुछ ऐसे निकालने जाएंगे, ठीक है। एक और देख लेते जरा, मान लो अपने पास में कोई स्फेरिकल कैपेसिटर हो बच्चे, जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, और प्लेट के बीच का सेपरेशन लेट से V है, या डाइलेक्ट्रिक ना भी फील्ड हो, और मुझे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है। जैसे ये लेट से ये मान लो ये कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल सेल कैपेसिटर, जिसकी इनर रेडियस है बच्चे a एंड आउटर रेडियस है b, ठीक है, इसके और इसके बीच में ऐसे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चे फाइंड आउट करना है सरफेस a और सरफेस b के बीच में, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between surface A and surface B। कोई बड़ी बात नहीं यार, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है बच्चे, बच्चे बोलेंगे सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो होता है C इक्वल टू कैपेसिटेंस निकालते एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, प्लेट के बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान देना जरा, मैं कहूं D की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो D की वैल्यू होगी V माइनस ए, ऐसे कैपेसिटर बन रहा है A और B के बीच में, लेकिन एरिया लगातार चेंज हो रहा है। यहाँ पर एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, आगे एरिया बेटा कुछ और होगा, और लास्ट में एरिया 4 पाई बी स्क्वायर हो गया। एरिया वेरिएबल, अगर वेरिएबल एरिया है तो हम लोग क्या काम करें, एक एलिमेंटल कैपेसिटर बीच में मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंटल कैपेसिटर है, ऐसे ऐसा कोई एलिमेंटल कैपेसिटर मान लिया चारों तरफ, जिसकी विड्थ है dx और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x। अब ये कैपेसिटर है, तो इसकी प्लेट के बीच की डिस्टेंस बच्चे कितनी हो गई, इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस तो dx हो गई, और एरिया इसका कितना हो गया, बच्चे बोले सर ये तो 4 पाई x स्क्वायर हो गया। तो इसका कैपेसिटर कितना होना चाहिए, तो इसका कैपेसिटर dc इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया इसका 4 पाई x स्क्वायर अपॉन प्लेट के बीच की डिस्टेंस यानी dx, ये बना। लेकिन ऐसे ये जो कैपेसिटर एक और है, एरिया नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज, और सीरीज में 1/c इक्वल टू क्या होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, मतलब 1/dc का समेशन करना, और समेशन का मतलब क्या हो गया बच्चे, इंटीग्रेशन। तो हम लोग लिखेंगे 1/dc इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc मतलब dx ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई x स्क्वायर, 1/dc का इंटीग्रेशन आ गया c,
1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है। लिमिट बच्चे कहां से लगेगी एक्स की, लिमिट बच्चे ए से बी निकालना है, तो ए से लेकर के यहां से यहां तक करनी है, ए से लेकर के बी तक। dx/x² का बहुत अच्छे से बच्चों को सारी चीजें पता है कि इंटीग्रेशन -1/x होगा, क्योंकि x की पावर -2 -2 + 1 /-2 + 1। लिमिट a से लेकर के b तक, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, यानी कि 1/4πε0, अपर लिमिट माइनस का 1/b माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस 1/a। इसे अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/c = 1/4πε0, अपर लिमिट -a प्लस b अपॉन में a × b, यानी 1/c = 1/4πε0 ab अपॉन में b माइनस a। यही तो बना। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4πε0 × b माइनस a अपॉन में ab। ये हो गया c इक्विवेलेंट। मेरे ख्याल से ये भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो इतनी कहानी क्लियर है। अब एक काम कर लेते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया ना, तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट कराने पर कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। ठीक है, तो इफेक्ट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो मैंने क्या काम किया बच्चे, मान लो, अच्छा इसमें बनेंगे दो केस। इफेक्ट अगर मुझे देखना है तो दो केस बनेंगे, एक तो जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड हो तब, और दूसरा केस बनेगा जब कैपेसिटर कैसा हो, चार्ज हो, बैटरी से डिस्कनेक्टेड। अच्छा, उसमें भी दो केस बनेंगे, एक तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हैं कनेक्शन से पहले, और दूसरा है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा रहे हैं कनेक्शन के बाद में, बैटरी से कनेक्शन है उसके बाद में। ठीक है, दो केस बनेंगे। तो मैंने पहला केस देख लिया, केस 1। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट्स बिटवीन प्लेट्स बिफोर dielectric insert between plates before connection। कनेक्शन से पहले समझो, मान लो ये ऐसे है, ये प्लेट थी, अभी कनेक्शन नहीं दिया मैंने, स्विच ओपन है और पहले ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया। तो जब डाइलेक्ट्रिक बेटा इंसर्ट कराओगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि नहीं, डाइलेक्ट्रिक मुझे इंसर्ट कराना है जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड हो, बिफोर कनेक्शन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टेड है, मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया। अब भाई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तो पहले तो यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ही नहीं, प्लेट के बीच की डिस्टेंस लेट से डी, प्लेट का एरिया ए। तो बिफोर इंसर्शन, यहां पर मैं लिखूंगा बिफोर इंसर्शन क्या क्या चीजें आएंगी, और इधर मैं लिखूंगा आफ्टर इंसर्शन। अगर मैं बिफोर इंसर्शन के बच्चे बात करूं तो पहले तो कैपेसिटेंस देखूंगा। कैपेसिटेंस इधर आएगा बेटा C, और उसकी वैल्यू हो गई ε0 A अपॉन में D। इधर कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया, K ε0 A अपॉन में D, यानी कि C डैश की जो वैल्यू है वो K टाइम्स ऑफ C होगी। कैपेसिटेंस बढ़ गया, इंक्रीजेज K टाइम्स कैपेसिटेंस
इंक्रीजेज के टाइम्स, कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं, भाई कैपेसिटेंस तो बढ़ ही चुका है, अब मैं किसकी बात करूं, अब मैं ये कहूं कि मुझे जानना है कि पोटेंशियल क्या रहेगा। अब बैटरी अगर कनेक्टेड है बच्चे, तो पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल यानी कि बी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। यहां पर भी बी उतना ही रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, वो तो हमेशा ही रहेगा चाहे कुछ भी करो। चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, बच्चे बोलेंगे सर चार्ज यहाँ Q इक्वल टू सी भी था, बी तो कांस्टेंट है, सी चेंज हो रहा है, तो यहाँ चार्ज कितना होना चाहिए, भाई यहाँ बच्चे कहेंगे अब सी के सी हो गया इंटू बी, यानी के टाइम्स चार्ज बढ़ गया। एक बच्चे के दिमाग में आया सर ये बताओ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया, तो यार फ्लो ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और क्यू फाइनल है के सी बी माइनस क्यू इनिशियल है सी बी, मैंने सी बी कॉमन ले लिया, क्या बचा के माइनस 1, ये तो हो गया फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चे बोले सर ये तो चार्ज निकाला, मेरा इंटरेस्ट है कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड भी निकाल लो भाई। अब जब बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी के दो फॉर्मूले अपने पास में है, एक हाफ सी बी स्क्वायर और एक क्यू स्क्वायर बाई 2c। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे हाफ सी बी स्क्वायर लगाना है। तो बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी स्टोर्ड यू इनिशियल वो कितनी हो जाएगी, हाफ सी बी स्क्वायर। यहां पर अगर मैं बात करूंगा यू फाइनल की अगर मैं बात करूंगा तो यू फाइनल क्या आ जाएगी, यू फाइनल हो जाएगी बच्चे हाफ सी की जगह के सी इंटू बी स्क्वायर। तो अब यहां पर स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, कितनी इंक्रीज हुई होगी वो भी मैं निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, इससे इसे माइनस कर दूंगा। अब बात आ रही कि सर एनर्जी तो निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाल दीजिए, निकाल देंगे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होगा, बी बाई डी। तो यार जब कनेक्शन करा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा और प्लेट के बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर एक केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों के। और बना लेते हैं कहानी एक, ध्यान दो। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसा ना करूं, मैं कह रहा हूं कि इस बार इस केस में मैंने क्या किया बच्चे, इस केस में मैंने बैटरी को कनेक्टेड रखा है। अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट मैंने कराया है, पहले बैटरी कनेक्टेड थी, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहा हूं तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तब इंसर्ट करा रहा हूं, तब क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा बच्चे, बैटरी अगर कनेक्ट है तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो इस पर चार्ज जो है वो कैसा हो गया, कंजर्व हो गया आकर के, तो यानी तब चार्ज कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो केस 2 देख लेते हैं। केस 2, बैटरी इज disconnected before insertion of dielectric. Battery is disconnected before insertion of dielectric. बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से पहले हमें देखना बैटरी कैसी कर दी है बेहतर, बैटरी तो डिस्कनेक्ट करती है। तो अब क्या काम करें, केस 2। तो पहले तो सी पर बात कर लेते हैं। एक बार जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया होगा उससे पहले, दूसरा आफ्टर इंसर्शन। अब जब डाइलेक्ट्रिक बच्चे इंसर्ट कराया है तो कहानी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराने के बाद में पहले तो सी देखते हैं। तो सी इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। इंसर्ट कराने से पहले इंसर्ट करा दिया, सी डैश आ गया, कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और के टाइम्स।
तो यानी सी डैश जो है वो के टाइम्स ऑफ सी हो गया, ये इंक्रीज कर गई कैपेसिटेंस। वो तो हर केस में इंक्रीज कर जाएगी जब डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट कराएंगे, तो चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। अच्छा, यहाँ चार्ज कैसा रहेगा? एक बच्चा बोले सर चार्ज तो कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि बैटरी जब ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद कराया तो चार्ज उस पर कंजर्व हो गया। आप चाहे कोई भी डाइलेक्ट्रिक लाएंगे उस पर चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कांस्टेंट है दोनों केसेस में। अब आ जाते हैं, मैं पोटेंशियल की बात कर लेता हूं। यार पोटेंशियल निकालना बहुत टेढ़ी खीर नहीं, V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू तो कांस्टेंट है, यानी C बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, कम होगा। तो इधर C तो बढ़ रहा है भाई, K टाइम्स ऑफ C है, तो इधर C बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर कितना डिक्रीज करेगा, ये तो बता जाओ। हाँ वाला बता लेंगे, क्यू बाई सी की जगह क्या है? V, तो V बाई के, इतना पोटेंशियल डिक्रीज कर गया 1 बाई के टाइम्स। फिर आगे आती कहानी। अब पोटेंशियल आ गया, तो बच्चे बोलेंगे सर एनर्जी स्टोर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यार एनर्जी स्टोर्ड जो है, अब यहां पर फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर मत लगाओ, क्योंकि यहाँ चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा दो। भाई पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं, पोटेंशियल बार बार चेंज हो रहा है, तो यू इनिशियल आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, यू फाइनल आ जाएगा वो भी क्यू स्क्वायर बाई 2c। 2c की जगह क्या लिखोगे? सी डैश, और सी डैश की वैल्यू के टाइम्स ऑफ सी। तो एनर्जी भी क्या हो गई बेटा? के टाइम्स कम हो गई, के टाइम्स डिक्रीज कर गई। बात आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड की, होता वी बाई डी। अब V तो चेंज हो गया, V तो V बाई के हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हो जाएगा, E बाई के हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी सारी कहानियां समझ में आ गई होंगी। अच्छा, और भी कोई पैरामीटर का इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ बच्चे, पड़ेगा। मैं अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस चेंज करूं बिफोर बैटरी कनेक्टेड हो तब, और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए तब, तो भी फर्क पड़ेगा। चलो मैं इसके इफेक्ट भी देख लेता हूं। इफेक्ट ड्यू टू change in distance between the plates. इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो पड़ेगा यार। देखो, पहले तो मैं केस 1 लेकर के चल रहा हूं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी remains connected। जब बैटरी कनेक्टेड होगी तब क्या बनेगा? मान लो ये बैटरी है, ये कैपेसिटर, ये बैटरी कनेक्टेड है। पहले प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी थी, बाद में मैंने क्या किया? इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, डी डैश। बैटरी कनेक्टेड है, और डी डैश की वैल्यू क्या है बच्चे? ग्रेटर देन डी। तो फर्क क्या क्या पड़ेगा भाई? पहले तो कैपेसिटर पे इफेक्ट पड़ेगा, सी पर। सी क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होती है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, डी वही है। यहाँ डी डैश इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, तो सी डैश इज लेस देन सी, डिक्रीज कर जाएगा। बैटरी कनेक्टेड है, बी कैसा रहेगा बच्चे? कांस्टेंट, तो बी तो कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद कहानी आते चार्ज की, Q इक्वल टू होता है C इंटू बी। अब C क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है, तो अगर C डिक्रीज हो रहा है, B कांस्टेंट है, तो Q भी क्या हो जाएगा? Q डैश इज लेस देन Q आ जाएगा, भाई Q भी डिक्रीज कर जाएगा, Q इक्वल टू C से। उसके बाद आती है एनर्जी स्टोर्ड। अब बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी स्टोर्ड क्या लिखेंगे? हाफ सी बी स्क्वायर। तो यहां C क्या हो रहा है बच्चे? C तो कम हो रहा है ना, तो C कम हो रहा है तो स्टोर्ड एनर्जी जो होगी फाइनल, वो भी क्या हो जाएगी? इनिशियल से कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इक्वल टू क्या होता है बच्चे? बी बाई डी। बी तो कांस्टेंट है ना, लेकिन डी बढ़ रहा है, डी बढ़ेगा तो E भी क्या हो जाएगा? कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी।
दूसरा हम लोग केस देखते हैं कि जब प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो इंक्रीज करने से पहले मैंने क्या कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यहां पर डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर डिस्कनेक्ट करोगे तो फिर से वही कहानी आ जाएगी, भाई सी तो सेम रहेगा लेकिन बी नहीं सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा भाई, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज कांस्टेंट हो गया, बी थोड़ी ना कांस्टेंट है, तो चार्ज यहां कांस्टेंट हो गया, यानी क्यू कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब क्या होगा बच्चे, चार्ज तो कांस्टेंट है लेकिन बी पर फर्क पड़ेगा, बी इक्वल टू क्या होगा बच्चे, क्यू बाई सी। सी क्या हो रहा है, सी कम हो रहा है तो बी क्या होगा, बढ़ेगा, तो बी डैश इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। भाई क्यू बाई सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, सी कम हो रहा है, सी अगर कम हो रहा है तो बी बढ़ जाएगा। बात आती है एनर्जी की। अब यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यानी कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है इस बार। सी कम हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी फाइनल एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन होगी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी से। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बी बाई डी। जिस रेशियो में बेटा डी बढ़ रहा है उसी रेशियो में बी बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। या इससे ना देखना चाहो तो अपने पास एक और तरीका, इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। चार्ज क्या होगा बच्चे, चार्ज तो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये बात, ये कहानी बच्चों के समझ में आ गई होगी। अगला जो अपना लेक्चर होगा बेटा वो प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना लगता है उस पर रिलेटेड होगी सारी चीजें, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराएंगे तो कितना फोर्स लगना चाहिए, कितना फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जब ये इंसर्ट होगी, जब एक बार बैटरी कनेक्टेड और दूसरी बार डिसकनेक्टेड, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को कर ले जाएंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।